नमस्कार दोस्तों, एलवी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में केमिस्ट्री के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा और इसके पहले मैंने केमिस्ट्री के कुछ अन्य मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो अपलोड किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता में क्या अंतर है, एक उदाहरण देकर समझाइए। तो क्वेश्चन है कि अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता में जो है क्या अंतर है, एक उदाहरण द्वारा समझाना है। तो ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हमेशा बोर्ड पेपर में रिपीट होता रहता है। ध्यान दीजिए, 2018 में आया है, 17 में, 16 में, 14 में, 13, 12, 10, 9, 7, 5, 4। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बोर्ड पेपर में रिपीट होता रहता है, यानी कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में दिया गया कि अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता में क्या अंतर है। तो अब ध्यान दीजिए, तो अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि में अंतर। तो ध्यान दीजिए, एक तरफ आपका दिया गया है अभिक्रिया की आणविकता और दूसरी तरफ दिया गया है अभिक्रिया की कोटि। तो ध्यान दीजिए, पहले अभिक्रिया की आणविकता में क्या है कि यह एक सैद्धांतिक मान होता है जिसे अभिक्रिया के आधार पर ज्ञात किया जा सकता है। तो अभिक्रिया की आणविकता जो है वो एक सैद्धांतिक मान है जिसे अभिक्रिया के आधार पर जो है वो ज्ञात किया जा सकता है। और अभिक्रिया की कोटि में ध्यान दीजिए, यह एक प्रायोगिक मान होता है जिसे वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रताओं के घातों के योग द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो इसमें यह बताया गया है कि अभिक्रिया की आणविकता जो है वो एक सैद्धांतिक मान होता है जिसे अभिक्रिया के आधार पर जो है ज्ञात किया जा सकता है, और जबकि अभिक्रिया की कोटि जो है वो एक प्रायोगिक मान होता है जिससे वेग समीकरण में जो है अभिकारकों की सांद्रताओं यानी कि अभिक्रियाओं की सांद्रताओं के घातों के योग द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अगला दिया गया है अभिक्रिया की आणविकता जो है शून्य नहीं हो सकती, यानी कि अभिक्रिया की आणविकता का मान जो है वो कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, और अभिक्रिया की कोटि जो है वो शून्य हो सकती है। तो अभिक्रिया की आणविकता का मान जो है वो कभी शून्य नहीं होता है, जबकि अभिक्रिया की कोटि का मान जो है शून्य हो सकता है। इसके बाद अगला पॉइंट दिया गया है कि इसका मान सदैव जो है एक पूर्ण संख्या 1, 2 अथवा 3 होती है, यानी कि अभिक्रिया की आणविकता जो है वो सदैव एक पूर्ण संख्या होगी, जैसे कि 1, 2 या फिर 3। और इसके अलावा अभिक्रिया की कोटि जो है इसमें दिया गया है कि इसका मान पूर्ण संख्या या भिन्नात्मक संख्या दोनों प्रकार का हो सकता है, यानी कि अभिक्रिया की कोटि जो है वो पूर्ण संख्या के साथ साथ भिन्नात्मक यानी कि जो संख्या बटे में लिखी जाती है, जैसे कि 4/5, 2/5, तो इन संख्याओं को बोलते हैं भिन्नात्मक संख्याएं। तो इस अभिक्रिया की कोटि का मान जो है वो एक पूर्ण संख्या या फिर इसके अलावा भिन्नात्मक, तो ये दोनों प्रकार की हो सकती हैं, जबकि आणविकता जो है वो केवल पूर्ण संख्या होती है। इसके अलावा अगला पॉइंट दिया गया है कि इसका मान सदैव धनात्मक होता है, यानी कि अभिक्रिया की आणविकता जो है वो सदैव धनात्मक होती है। इसके अलावा अभिक्रिया की कोटि में दिया गया है कि इसका मान धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है, और अभिक्रिया की कोटि जो है वो धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। तो ध्यान दीजिए, मैं एक बार सभी पॉइंट आपको रिवाइज करा रहा हूँ। तो अभिक्रिया की आणविकता जो है वो एक सैद्धांतिक मान होता है और जिसे अभिक्रिया के आधार पर जो है ज्ञात किया जा सकता है, जबकि अभिक्रिया की कोटि जो है वो एक प्रायोगिक मान होता है जिसे वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रताओं के घातों के योग द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा अभिक्रिया की आणविकता जो है वो शून्य नहीं हो सकती है, जबकि अभिक्रिया की कोटि जो है वो शून्य हो सकती है। इसके अलावा अभिक्रिया की आणविकता का मान जो होता है वो सदैव एक पूर्ण संख्या यानी कि 1, 2 या फिर 3 होती है। तो अभिक्रिया की आणविकता का मान सदैव एक पूर्ण संख्या होती है, जबकि अभिक्रिया की कोटि का जो मान है वो पूर्ण संख्या या फिर भिन्नात्मक संख्या दोनों प्रकार की हो सकती है। तो इसका मान जो है भिन्नात्मक भी हो सकता है और पूर्ण संख्या के रूप में भी हो सकता है। इसके अलावा अभिक्रिया की जो आणविकता है वो सदैव धनात्मक होती है, और अभिक्रिया की कोटि जो है इसका मान धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है, जबकि अभिक्रिया की आणविकता जो का मान जो है वो केवल धनात्मक होता है।
इसके बाद ध्यान दीजिए, इसका एक उदाहरण लिया गया है। ध्यान दीजिए, इसमें समीकरण लिखा है CH3 COO CH3 और इसके बाद दिया गया है H2O। ध्यान दीजिए, निशान लगा है, इसका मतलब ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, यानी कि इन दोनों की क्रिया से ये प्राप्त होता है और फिर वापस यही प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर CH3 COOH और प्लस CH3OH, तो ये समीकरण दिया गया। अब ध्यान दीजिए, इसमें लिखा गया है कि मेथिल एसीटेट के, तो ये दिया गया है मेथिल एसीटेट के अम्लीय माध्यम में जल अपघटन, ये दिया गया है जल आपका। तो मेथिल एसीटेट के अम्लीय माध्यम में जल अपघटन की अभिक्रिया में जो जल है वो आधिक्य में है, जल आधिक्य में है, अर्थात इसमें जल के सांद्रण में जो है कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसमें यह दिया गया है कि मेथिल एसीटेट के जो अम्लीय माध्यम में जल अपघटन की अभिक्रिया में जल जो है वो आधिक्य में है, अर्थात इसमें जल के सांद्रण में जो है कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस अभिक्रिया की कोटि जो है वो 1 है, जबकि इस अभिक्रिया में जल तथा एथिल एसीटेट के एक एक अणु भाग ले रहे हैं। तो इसमें यह बताया गया है कि इस अभिक्रिया की कोटि जो है वो 1 है, जबकि इस अभिक्रिया में जल तथा एथिल एसीटेट के एक एक अणु भाग ले रहे हैं, अतः इसकी आणविकता जो होगी वो 2 होगी। तो इस अभिक्रिया की, यानी कि जो अभिक्रिया दी गई है, इसकी कोटि जो है वो 1 है और आणविकता जो है 2 है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि इस अभिक्रिया में जल तथा एथिल एसीटेट के एक एक अणु भाग ले रहे हैं, अतः इसकी आणविकता जो होगी वो 2 होगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।